दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी व्याकरण के संबंधित सवाल लेकर हाजिर हूं और आज हमारा 15 नंबर का लेक्चर है दोस्तों, क्लास 15। इसके पहले कुल 14 लेक्चर मैं आपको दे चुका हूं। आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं दोस्तों तो आपके पास पूरे 450 सवालों का भंडार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डेली हम लोग 30 सवाल अटेंड करते हैं और ये 30 सवाल हूबहू आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। आइए आप साथ में जुड़ेंगे तो खुद ही आपको लगेगा कि कितनी बेहतरीन ये क्लास चल रही है। कोशिश कीजिएगा अपने साथ एक कॉपी कलम लेके बैठिएगा तो पढ़ने का मजा दोस्तों 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। मेरी बात मानिए, जो मैं समझा रहा हूं आपके हित के लिए कह रहा हूं। एक चीज और याद रखिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ये संपूर्ण हिंदी को ध्यान में रखते हुए एक बैच लॉन्च किया गया है। कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर इस बैच से केवल बीपीएससी ही कवर होगा क्या? नहीं दोस्तों, बीपीएससी में ये जो चारों एग्जाम हैं, चाहे पीआरटी का पेपर हो यानी जो 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर नियुक्त किए जाते हैं पीआरटी के थ्रू होते हैं, दूसरा मिडिल है, तीसरा सेकेंडरी एग्जाम है, चौथा सीनियर सेकेंडरी है जिसे पीजीटी कहा जाता है और सेकेंडरी को टीजीटी कहा जाता है। ये चारों एग्जाम दोस्तों इसी एक बैच से फतह होंगे। इसमें हिंदी के एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया गया है, उससे संबंधित सवालों को कराया गया है, तो बहुत कमाल की यह बैच है। इसके अलावा दोस्तों इस बैच को ज्वाइन करने का एक फायदा और है कि आगे चल के आप चाहे किसी भी परीक्षा हेतु हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो इसी बैच से कंप्लीट हो जाएगा। आपको जीवन में दोबारा हिंदी नहीं पढ़ना है। विश्वास कीजिए, इस बैच को पढ़ने के बाद आप फोन करके कह दीजिएगा कि सर हमें हिंदी और पढ़नी है तो मैं जान जाऊंगा। मतलब सफिशिएंट लेक्चर यहां पे दिया गया है जितने में आप तृप्त हो जाएं। जैसे खाना खा के अब बस सर अब एकदम नहीं चाहिए, वो वाली हालत है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, आप मेरे बात का भरोसा कीजिए, एक बार ज्वाइन करके देखिए फिर आप समझ पाएंगे। पहला सवाल दोस्तों यहां पर गद्यांश से मैं शुरू करना चाहूंगा। अब होता है क्या, परीक्षा में जब गद्यांश के सवाल आते हैं आप डायरेक्ट गद्यांश पढ़ने लगते हैं, अपना 2 4 5 मिनट उसी पे खपा देते हैं। ऐसे नहीं करना आपको। ठीक है, आपको क्या करना दोस्तों, सबसे पहले सवाल पढ़ना है और 4 ऑप्शन पढ़ना। पढ़िए क्या लिखा है। करा वनों ने, अब आप सोच रहे होंगे सर सवाल पढ़ के उत्तर कैसे ढूंढेंगे? बहुत आसान तरीके से उत्तर मिलेगा। आप देखिए जैसे मैं समझा रहा हूं पहले वो कीजिए। वनों ने आदि मानव की किस प्रकार मदद की? वन यानी जंगलों ने आदि मानव की किस प्रकार मदद की? करा खाद्य सामग्री उपलब्ध कराकर, आवास की सुविधा उपलब्ध कराकर, इनमें से कोई नहीं, या खाद्य और आवास दोनों की सुविधा उपलब्ध कराकर। बात यह है कि सर इस सवाल का जवाब क्या है? इतना पढ़ने के बाद अब आप पहुंचिए अपने गद्यांश पर, पढ़ना शुरू कीजिए गद्यांश यहां से। करा वन प्रकृति की अमूल्य संपदा है क्योंकि मानव जीवन इससे अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। इनका सभ्यता एवं संस्कृति से भी अटूट संबंध है। आदिमानव का जन्म व उसकी सभ्यता संस्कृति का विकास इन्हीं वनों में हुआ है। उसको खाद्य सामग्री और आवास की समस्या भी वनों ने ही सुलझाई है। ठीक है, यानी ये दोनों सुविधा उपलब्ध कराई है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी डी वाला जो है दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो गया। हाँ, मिला ना आपको यहाँ पे जवाब? बस इसी तरह से आपको पढ़ते चलना है। अगला सवाल क्या दे रहा है? अगला सवाल दे रहा है कि वन प्रकृति की अमूल्य संपदा है। क्यों? लिख रहा वनों के कारण जीव जंतुओं को आवास मिलता है, जीव जंतुओं को भोजन मिलता है, या मानव जीवन इनसे अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। ये तो पहली लाइन में लिखा था। देखिए, क्योंकि मानव जीवन इनसे अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है इसीलिए इसे अमूल्य संपदा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहां पर सही जवाब हो जाएगा। बहुत आसान है भाई, मेरी बात मानिए आप। गद्यांश से जवाब निकालना तो बहुत आसान है, आप मेरे साथ खाली सीखिए। करा निम्नलिखित में से किसका संबंध वनों से नहीं है? किसका संबंध वनों से नहीं है ये बताना आपको। लिख रहा औषधियां प्राप्त होती हैं, कागज तथा मकान बनाने के लिए लकड़ी प्राप्त होती है, करा पर्यावरण की रक्षा करने में सहायक होते हैं, धरती को बंजर बनाते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध वनों से नहीं है? अच्छा पढ़िए पहले क्या लिखा है। करा यहां तक पढ़ लिए थे ना, मानव और अन्य वन्य जीव जंतुओं के जीवन की रक्षा में भी वनों का हाथ रहा है। हमारे ग्रंथ उपनिषद और आरण्यक आदि वनों में रचे गए। महाकवि वाल्मीकि द्वारा रचित ग्रंथ रामायण भी तपोवन में ही रूपाकार पा सका। हमें वनों से औषधियां मिलती हैं यानी मिलती हैं। विश्व की ऐसी कोई सभ्यता या संस्कृति नहीं है जिसने वनों के मूल्य को न आंका हो, उसकी महत्ता को न समझा हो। इसलिए आज वन संरक्षण की आवश्यकता है। कागज बनाने तथा मकान बनाने के लिए वनों से लकड़ियां प्राप्त होती हैं, यह भी हो गया। पेड़ पौधे वर्षा का कारण बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं, यह भी हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों,
अच्छा, कौन सा किसका संबंध नहीं दोस्तों? तो धरती को बंजर बनाती हैं। वन कभी बंजर बनाता है धरती को? तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी का जो 3 ऑप्शन है वो यहां पर मेंशन है, मैंने पढ़ा और पढ़ करके आपको दिखा भी दिया, ठीक है? तो इसको आप याद रखिएगा। अगले सवाल पर आइए। करा पेड़ पौधे पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? करा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करके, ठीक है, वायु में नहीं दोस्तों, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करके, घनी छाया प्रदान कर, या जीव जंतुओं का संरक्षण कर। अब देखिए क्या लिखा है यहां पर, यही मिल रहा था दोस्तों, पेड़ पौधे वर्षा का कारण बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं और साथ ही साथ इनमें कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करने की शक्ति होती है। सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान वनों के संरक्षण से ही संभव है। वन है तो नदियां भी अपने भीतर जल की अमृत धारा सजोकर प्रवाहित कर रही हैं। वन समाप्त होने पर धरती बंजर और रेगिस्तान बन जाता है, ठीक है? तो याद रखिएगा यहां ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है? और घनी छाया प्रदान करना, वैसे वन जो है घनी छाया प्रदान जरूर करते हैं, लेकिन यहां पर दोस्तों घनी छाया के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो एक बात मैं आपको समझा दूं, कभी ना अपना दिल और दिमाग एक साथ लगाकर उत्तर मत दीजिएगा। गद्यांश में जो लाइन लिखा हो आपको केवल उतनी ही बात बोलनी है, उससे ज्यादा अगर आपने अपना दिमाग खर्चा किया, जैसे यहां कहीं नहीं लिखा है कि ये जो है छाया वाली बात, कहीं लिखा है कहीं छाया वाली बात? अगर छाया वाली बात कहीं नहीं लिखा है तो आप जो है घनी छाया प्रदान करना, अपने आत्मा से नया नया उत्तर मत निकालिएगा, क्योंकि जब जब आप ऐसा करते हैं तब तब आपका धराशायी होना तय हो जाता है। आप गिरेंगे, आपका नंबर कटेगा कंफर्म। तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, इस बात को आप याद रखिएगा कि नितिन सर ने पहले ही हमें समझा दिया था कि क्या हमें नहीं करना है, ठीक है? चलिए अगले सवाल में आते हैं दोस्तों। करा औषधियां, औषधियां जो शब्द दोस्तों, इसमें कौन सा प्रत्यय है? औषधियां, तो देखिए अगर आप मूल शब्द देखेंगे तो मूल शब्द होता है औषधि। क्या होता है दोस्तों? औषधि होता है। क्या होता है? औषधि। तो ये दोस्तों क्या हो जाता है? मूल शब्द हो जाता है। और जब औषधियां लिख दिया दोस्तों तो इया दोस्तों याद रखिएगा, औषध, औषधि नहीं होता, औषध बोला जाता है, ठीक है? तो याद रखिएगा इस प्रकार से इसमें जो है ये इया प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इया। इया याद रखेगा, और छोटी ही लगाए तो बड़ी ही लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर इया कर दीजिएगा, ठीक है? तो यहां पर पूछा दोस्तों कि कौन सा प्रत्यय है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे खाली यहां करने जा रहे हैं, ये वाला, ये तो होगा नहीं, यह भी नहीं होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 ही चूज कीजिए, यह आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों। करा वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीरगाथा काल, मैंने आपको पहले भी समझाया कि ये जो वीरगाथा काल है, वीरगाथा काल है, इसी वीरगाथा काल को क्या कहते हैं? इसी को आदि काल भी कहा जाता है और इसी को चारण काल भी कहा जाता है, ठीक है? चारण काल भी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे इसके नाम हैं, ये मुख्य रूप से 3 याद रखिएगा। करा इसके सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा चंद्र बरदाई को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ कवि माना गया। वैसे बाकी कवि भी उसी काल से संबंधित है। चंद्र बरदाई ने दोस्तों उस जमाने में महाकाव्य की रचना की जिसे प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, और इसका नाम क्या दोस्तों? इसका नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो नाम है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है? इसी में दोस्तों चंद्र बरदाई जो थे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी इतिहासकार थे, ठीक है? और उन्हीं के द्वारा दोस्तों जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया था, जब पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा, तो वो उस युद्ध का वर्णन दोस्तों, आंखों देखा वर्णन यहाँ चंद्र बरदाई जी ने किया है अपने इस महाकाव्य में। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा। करा कट कटान कपि कुंजर भारी, कट कटान कपि कुंजर भारी, दमु भुज दंड तमक की मही मारी, डोलत धरनी सभा पद खसे, चले भांज भय मारुत ग्रसे। ये जो पंक्ति है दोस्तों, प्रयुक्त पंक्तियों में ये गलती का, प्रयुक्त पंक्ति के रचयिता दोस्तों कौन है ये आपको बताना है, ठीक है? ये किसका है दोस्तों? तो नूर मोहम्मद नहीं है, देव भी नहीं है, तुलसीदास जी हैं दोस्तों। तुलसीदास जी दोस्तों कटकटान कभी कुंजर भारे, हनुमान जी के बारे में दोस्तों वर्णित कर रहे हैं, तो तुलसीदास जी की रचना याद रखेंगे, ये पंक्ति है। अच्छा, तुलसीदास जी की बात कर ही रहे हैं तो आप इनकी कुछ रचनाओं के बारे में पढ़ लीजिए। जैसे परीक्षा में पूछता है तो रामचरित मानस बताइएगा, ठीक है? ये इन्हीं की रचना है। इसी तरह से जानकी मंगल, कभी परीक्षा में आए जानकी मंगल किसकी रचना है, या पूछ दिया दोस्तों पार्वती मंगल किसकी रचना है, ठीक है? जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ठीक है? हनुमान बाहु रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा
रामाज्ञा, प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, ठीक है, हनुमान बाहुक, ये सब जो रचनाएं हैं दोस्तों, किसकी रचनाएं हैं? याद रखिएगा, तुलसीदास जी की प्रसिद्ध कृतियां हैं। सवाल पूछ सकता है, रचना संबंधित आ सकता है सवाल ना, तो इसको आप अच्छे से रखिएगा दिमाग में और पढ़िएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। करा निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती दोस्तों? तो कन्नौजी, बांगरू, अवधी आती है, तेलुगु नहीं आती दोस्तों, ये दक्षिण भारत में बोली जाती है, ठीक है। वैसे जब आप हिंदी बोल रहे होते हैं दोस्तों, तो हिंदी में बहुत कुछ आप पढ़ते हैं। जैसे हिंदी में दोस्तों आप पश्चिमी हिंदी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पश्चिमी हिंदी के बारे में जानते हैं। हिंदी के अंतर्गत दोस्तों आप पूर्वी हिंदी देखते हैं, पूर्वी हिंदी देखते हैं। हिंदी के अंतर्गत ही दोस्तों आप पहाड़ी हिंदी देखते हैं कि नहीं, ठीक है, पहाड़ी हिंदी जिसके अंतर्गत खस वगैरह पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो पश्चिमी हिंदी है, इसी के अंतर्गत एक कन्नौजी, बांगरू ये आते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। अवधी दोस्तों ये आ जाता है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ तेलुगु दोस्तों आपका जवाब नहीं होगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तेलुगु ये दक्षिण भारतीय भाषा है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। करा ए और ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं? देखिए ए और ऐ क्या कहलाते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या? इसका विच्छेद करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो अ का निर्माण होता है अ और ई के साथ, और ऐ का निर्माण होता है अ और ए के साथ। जहां पे अ को कहा जाता है कंठ स्वर और ई को कहा जाता है तालु स्वर, तो इन दोनों के मिलने से बनता है कंठ तालव्य। उसी तरह से इसे कहा जाता है कंठ स्वर और इसे कहा जाता है कंठ तालव्य, ठीक है, कंठ तालव्य, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये कंठ तालव्य का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ नासिका बिल्कुल गलत जवाब है। अंग, इया, अड़, न, म ये सब नासिका में आते हैं। मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ, अड़, री वगैरह आते हैं। ओष्ठ में प, फ, ब, भ, म, उ ये सब आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको ओष्ठ के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 यानी डी वाला दोस्तों क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए। करल शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो वर्तनी सही लिखा है उसे पहचानना है। उद्योगीकरण नहीं होता है, क्या होता है? औद्योगीकरण होता है। बात यह आती सर कि औद्यो तक तो बात सही है, गीकरण में हमेशा याद रखेगा छोटी की मात्रा लगती है। यहां बड़ी की मात्रा देकर दोस्तों गड़बड़ कर दिया है, औद्योगीकरण होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहां पर? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औद्योगीकरण होता है। ग पे बड़ी की मात्रा नहीं, ग पे छोटी की मात्रा आपको लगाना है, यह आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, अन्यथा फिर गलती होगा तो मुझे ना औद्योगीकरण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? औद्योगीकरण, ठीक है। औद्योगीकरण। यहां ग पे दोस्तों बड़ी की मात्रा रहेगी, छोटी की नहीं। ये वाला मात्रा टिक इस पे कर रहा हूं और लगा इसको रहा हूं। छोटी की मात्रा है, देखने में दोस्तों गलत लग रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, बड़ी की मात्रा लगेगी। थोड़ा सा दिमाग जो है लगा के चलिए, ऐसे गलती एग्जाम में भी हो सकता है। करा शुद्ध वर्तनी का एक बार और चयन कीजिए। शब्द लिख रहा अंतर्ध्यान। पहले समझिए लिखा क्या जाता है। शुद्ध होता दोस्तों अंतर्धान। क्या होता दोस्तों? यहां धान लिखिएगा, ठीक है। तो ये वाला दोस्तों सही हो जाएगा। इसी तरह से एक शब्द देता दोस्तों अहल्या। क्या शब्द होता है? अहल्या। ये दोस्तों सही होता है। इसी तरह से एक शब्द देता है द्वारका। ये शब्द दोस्तों सही होता है। इसी तरह से एक शब्द देता है सांकृत्यायन। सांग स नहीं, केवल सा होता है, सा। सांकृत्यायन ऐसे होता है, ठीक है। कृत्यायन ऐसे होता है दोस्तों। तो ये मैं कुछ शुद्ध शब्द आपको लिख दिया हूं जो मुझे लग रहा है कि आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। बाकी के ऑप्शन ऐसे ही दोस्तों क्या लिखा हुआ, गलत दिया हुआ, तो उस पर कोई चर्चा परिचर्चा का मतलब नहीं है। आगे देखिए। करा कपीस में दोस्तों कौन सी संधि है? तो आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ कपीस लिखा है तो जो मूल शब्द होता है हो जाता है दोस्तों कपि। क्या होता है? कपि। कपि धन ई से बराबर कपीस हो जाता है। कपि में से छोटी ई मिल गया, कपि में से क्या मिल गया? छोटी मिल गया, और ईस में से बड़ी मिल गया। ई मिलकर दोस्तों बड़ी का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। जबकि वृद्धि में हमेशा क्या होता है? ऐ की मात्रा और औ की मात्रा आती है, और यण में दोस्तों अर्धवर्ण आता है। विसर्ग दोस्तों वहां पे अह का सिंबल आ जाता है, तो दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ की पहचान होता है कभी बड़ा आ जाए, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री, ये सब अगर आ जाता है तो याद रखेगा वहां हमेशा दीर्घ स्वर संधि होता है। बार बार आपको समझा रहा हूं कि आप बैच ज्वाइन कीजिए। बिना बैच के आप यहां प्रैक्टिस तो कर ले रहे हैं, लेकिन यदि आपसे सवाल गलत हो रहा है तो थोड़ा और मेहनत की जरूरत है। और ये बहुत लंबी सीरीज नहीं चलेगी,
थोड़े दिनों तक ही चलने वाली है। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग बताना है आपको। पता है दोस्तों, उपसर्ग जो होता है ये हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है, ठीक है। तो ये जो शब्द लिखा है दोस्तों प्रत्युत्पन्नमति, ये जो शब्द है दोस्तों इसमें प्रति उपसर्ग लगा है। क्या लगा है? प्रति। प्रति धन उत्पन्न धनमति, ठीक है। ये शब्द है दोस्तों, तीन शब्द मिलकर बने हैं यहाँ पे, तो प्रति हो जाएगा, प्रत्युमति। और ये सब दोस्तों क्या है? गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये इस सवाल का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ध्यान देंगे दोस्तों, स्टडी 91 ऑफिशियल जो हमारा नया प्लेटफॉर्म है उससे हमने बहुत सारे विषय के लिए कोर्सेज लॉन्च किए हैं, ठीक है। आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, बहुत आनंद आएगा पढ़कर। मैं कह रहा हूं जो फ्री वाली क्लास है, हर बैच में आपको डेमो क्लास दिया गया है, तो जो डेमो है उसे तो आप देख ही सकते हैं। पहले डेमो देखिए, 2, 4, 6, पसंद आए तो परचेज कीजिए। इससे अच्छा ऑप्शन कहीं मिलेगा आपको? कहीं डेमो का ऑप्शन मिलता है? ठीक है, तो आप इस तरह से पढ़िए, तब जो आपको लगेगा। और मेरे कहने से अगर आप डेमो देख रहे हैं दोस्तों, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री का डेमो देखिए, खुश हो जाएंगे। जितना भी दिया हूं लेक्चर ना, उसको एक बार पढ़िए, आपको आनंद आ जाएगा कि सर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें अपने क्लास में सीखने समझने को नहीं मिलती, वो यहां मिल रही है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कह समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है। परीक्षा में 2 शब्द दे सकता है, या तो संक्षेप शब्द देगा, ध्यान दीजिएगा, या तो संक्षिप्तीकरण शब्द देगा। क्या देगा दोस्तों? संक्षिप्तीकरण, ठीक है। ये दोनों दे सकता है, इसको याद रखेगा, ठीक है। संक्षिप्तीकरण, तो इसको याद रखेगा। कई संक्षिप्ति ऐसे लिख देता है, कभी कभी संक्षिप्ति दो है दोस्तों ऐसे लिख देता है, संक्षिप्तीकरण, ठीक है। अब कौन सा सही है दोस्तों? तो मैं कहूंगा ये सही है, ठीक है। संक्षिप्तीकरण थोड़ा यहाँ चेंज हो जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह निम्न में से ऋण शब्द कौन सा है? ऋण मतलब जिसका खंड न किया जा सके। ऋण का तात्पर्य क्या है? जिसका खंड न किया जा सके, जिसका खंड न किया जा सके उसे ऋण कहते हैं। वाचनालय, वाचन धनालय बराबर वाचनालय, यह दोस्तों यौगिक शब्द का उदाहरण है, ठीक है। समतल, समधन तल, यह भी दोस्तों यौगिक का उदाहरण है, ठीक है। विद्यालय, यह भी दोस्तों किसका? यौगिक का उदाहरण। यहाँ जो पशु शब्द है इसका खंड नहीं हो सकता, इसलिए ऋण शब्द के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? ऋण के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। कह रहा बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। आपको यहां मैं बताऊं बुढ़ापा के बारे में बताना, ठीक है। बुढ़ापा ये किस प्रकार की संज्ञा है? बुढ़ापा किसी जाति को नहीं बताती, ना ही किसी व्यक्ति को बताता है। बुढ़ापा एक भाव को बताता है, गुण भी नहीं है, ठीक है। याद रखेंगे ये भाववाचक संज्ञा है, गुणवाचक संज्ञा होता ही नहीं, गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। आपको संज्ञा बताना है, यहां साफ तौर पे नहीं लिखा है क्या कि यहां संज्ञा पहचानना है, तो याद रखेगा यहां भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है, ठीक है। तो याद रखेगा क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। जो संज्ञा होता है वही विशेष से होता है, जो संज्ञा होता है वही विशेष से होता है, वही मूल शब्द होता है, मूल शब्द, ठीक है। और जो निर्मित शब्द होते हैं, जैसे क्रोध से क्रोधी बन गया, क्रोधित बन गया, ये विशेषण बन गया। क्या हो गया? तब यह क्या हो जाता है? विशेषण हो जाता है। इस बात को भी दिमाग में रखिएगा। करा शत्रु का पर्यायवाची क्या है? किसका पर्यायवाची? शत्रु, ठीक है। शत्रु को क्या कहा जाता है? शत्रु को बैरी कहा जाता है। शत्रु को क्या कहा जाता है दोस्तों? शत्रु को अमित्र कहा जाता है, जो मित्र नहीं है, अमित्र है, बैरी, ठीक है। शत्रु को दुश्मन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुश्मन, ठीक है। बैरी कंगना है तो पिक्चर हो गया भैया। अरि हो सकता है। शत्रु को क्या कहते हैं? अरि। अरि का मतलब भी शत्रु होता है। मनुज बेकार शब्द है, धनुज भी नहीं, तो बेकार ऑप्शन दिया। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों चूज कीजिएगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो शत्रु का पर्यायवाची पूछा, इसको अपने दिमाग में रखेंगे। अगला सवाल है कि आलोक का विलोम क्या हो जाएगा? आलोक का उल्टा क्या होता है, ठीक है। अद्भुत तो होगा नहीं। ज्ञात का दोस्तों अज्ञात हो जाता है, ज्ञात का विलोम क्या हो जाता है? अज्ञात हो जाता है। और यहाँ आलोक का विलोम क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा, क्योंकि आलोक दोस्तों प्रकाश को कहा जाता है और अंधकार मतलब अंधेरा होता है। रात्रि नहीं होगा दोस्तों, रात्रि का विलोम क्या हो जाता है? दिन हो जाता है, दिन या दिवस, ठीक है। दिन या दिवस हो जाता है दोस्तों, दिवा हो जाता है, दिन, दिवस, दिवा, वासर, ये सब दोस्तों दिन का पर्यायवाची है, इसको याद रखेंगे। तो इस तरह से आप समझिएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो है सी वाला, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा।
कर लौकिक का मतलब क्या है, सोच समझ के बताइए। लौकिक का मतलब दोस्तों क्या है बताना आपको, ठीक है। कर लोगों की बात लौकिक नहीं, एक समान दिखने वाला नहीं, पृथ्वी से संबंधित तो दोस्तों पार्थिव शब्द होता है। क्या होता है? पार्थिव होता है। जो इस लोक की बात हो दोस्तों उसके लिए क्या शब्द होता है? लौकिक शब्द होता है। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है ये इस सवाल का दोस्तों एकदम परफेक्ट जवाब होगा। आप नहीं दे पाए हैं तो थोड़ा समझिए। करा विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, जो विधानमंडल द्वारा पारित हो गया और स्वीकृत हो गया, अगर पारित और स्वीकृत दोनों हो गया दोस्तों तब उसे अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिनियम। नियम नहीं, विनिमय नहीं, अध्यादेश दोस्तों अलग होता है। अध्यादेश ये राष्ट्रपति दोस्तों तत्काल प्रभाव से अगर कोई कानून लागू करना होता है तब लागू करता है, ठीक है। और आप यहां पढ़ते हैं अनुच्छेद 200, अध्यादेश ना अनुच्छेद 213, यही ना कि कुछ और होता है बताइए? ठीक है, हाँ। इसी के तहत दोस्तों राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। एक बार आप बताइएगा, ठीक है, कि मैं सही बता रहा हूं गलत है, कोशिश कीजिएगा। काफी दिन हो गया, हो सकता है दिमाग से स्किप करे, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा। आगे बढ़िए दोस्तों। अगला सवाल है कि यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, ठीक है। वैसे राष्ट्रपति के बारे में 213 नहीं होगा दोस्तों। राष्ट्रपति का अध्यादेश जो दोस्तों, अध्यादेश एक बार चेक कर लीजिएगा 123, ठीक है, 123, 213 नहीं, क्योंकि उधर चले जाएंगे ना तो राज्यपाल वाला अध्यादेश आ जाता है, ठीक है, वो मुझे याद आ रहा है। कह रहा यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। देखिए यदि जहां शब्द लिखा मिलता है वो हमेशा मिश्रित वाक्य में होता है, तो याद रखिए कहीं पर यदि शब्द मिल गया, कहीं पर यद्यपि शब्द मिल गया, कहीं पर जब शब्द मिल गया, कहीं पर तब शब्द आ गया, कहीं पर जो आ गया, कहीं पर सो आ गया, कहीं पर की शब्द हो गया। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं कभी आपको दिख जाए तो हमेशा दोस्तों क्या करिएगा? जवाब मिश्रित वाक्य जवाब कीजिएगा। ऑटोमेटिक जो है आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। कर वाक्य की अशुद्ध भाग पर चयन कीजिए। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपए मात्र थे। मैं पटना गया, चले जाओ, तो उस समय ये भी सही है, मेरे पास ये भी सही है, केवल भी लिख रहा है और मात्र भी लिख रहा है। दोनों में से कोई एक ही प्रयोग करो ना। या तो कहो कि केवल 20 रुपए थे, या तो कहो कि मात्र 20 रुपए थे। केवल भी लिखो, मात्र भी लिखो, ये डेंजर वाला स्थिति बन गया, ठीक है। तो यहां सुधार कीजिए, यहीं पर दोस्तों गड़बड़ है। और जो अशुद्ध है आपको वही तो चुनाव करना था, वही ढूंढना था, बताना था। कर लाल पीला होना, इसका अर्थ क्या दोस्तों? मुद्राएं बनाना नहीं। लाल पीला होना मतलब क्रोध करना, तेवर बदलना नहीं। कोई व्यक्ति अगर लाल पीला हो रहा है मतलब वो क्रोध में हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। कर सिर हथेली पर रखना, इसका अर्थ क्या है? सिर हथेली पर रखना, ठीक है। रखना का अर्थ क्या है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो कह रहा वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार करना, मरने के लिए तैयार रहना, उसे कहा जाता है दोस्तों सिर हथेली पर रखना। कि भैया वो अपना सिर हथेली पर रख के चलते हैं, मतलब एनी टाइम मरने को तैयार रहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बॉर्डर, भारतीय बॉर्डर पर दोस्तों जो सेना जवान लोग रहते हैं, ठीक है, उनके जिंदगी पर हमेशा आफत आ पड़ी रहती, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति में भी वो हमारी रक्षा करते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, इसका अर्थ बताना आपको। करा कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, जो जितना उधार रहता है उतना लौटाना पड़ता है। बुरे काम का बुरा परिणाम, ठीक है। अच्छा फल चाहते हो तो बुरा काम छोड़ दो, कार्य के अनुसार फल मिलता है। इसका ये अर्थ है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। बुरे काम का बुरा नतीजा, ऐसा बोला तो अच्छे काम का अच्छा नतीजा भी तो हो सकता है, ठीक है। करा चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें दोस्तों अलंकार बताना है। जहां चरण की तुलना कमल से की जा रही दोस्तों, बस यही समझ जाइए जब कभी ऐसा हो तो हमेशा रूपक अलंकार होता है, ठीक है। श्लेष में अर्थ दोस्तों चिपका रहता है। अर्थ क्या रहता है दोस्तों? श्लेष अलंकार में अर्थ जो है वो चिपका रहता है। उपमा अलंकार में दोस्तों सा सी सरिस समान, सरिस समान, ठीक है। पीपल पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते के समान मंडोला, हमेशा ऐसे कोई शब्द देगा तभी दोस्तों उपमा अलंकार होता है। और अतिशयोक्ति में तो बातें बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाती हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। करा छंद का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों कहां मिलता है? छंद का पहली बार उल्लेख कहां मिला है? याद रखेगा ऋग्वेद में। छंद का उल्लेख कहां मिलता है दोस्तों? छंद का उल्लेख पहली बार कहां मिला है? ऋग्वेद में। और छंद कितने प्रकार के होते हैं अगर ये पूछे तो क्या बताएंगे? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लिखिएगा दोस्तों मात्रिक छंद होता है, दूसरे नंबर पे दोस्तों वर्णिक छंद होता है, और तीसरे नंबर पे दोस्तों मुक्तक छंद होता है। क्या होता है? मुक्तक छंद, ठीक है। मुक्तक, ये 3 प्रकार
छंद होते हैं दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखेंगे। कह रहा है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस वही रस है जिसे भरत मुनि नहीं मानते। ठीक है, भरत मुनि इसे नहीं मानते, इसीलिए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 ही होती है। जो शांत रस 9वें नंबर का रस है उसका अस्थाई भाव जुगुप्सा नहीं है। जुगुप्सा तो दोस्तों विभत्स में आ जाता है। किस में आ जाता है? ये विभत्स। क्रोध दोस्तों क्या हो जाता है? ये तो अलग हो जाएगा क्रोध का। ठीक है, और शोक दोस्तों ये भी अलग हो जाएगा। निर्वेद यहां पे कीजिएगा, निर्वेद। निर्वेद का संबंध किससे दोस्तों? शांत रस से। ठीक है, किससे है? शांत रस से। उसी तरह शोक का संबंध दोस्तों किससे है? करुण रस से। किससे है? करुण रस से। अब क्रोध के लिए दोस्तों क्या हो जाता है? वीर रस मत सोचिएगा, जो वीर रस होता है उससे संबंधित होता है उत्साह। क्या होता है दोस्तों? उससे संबंधित उत्साह होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिलहाल यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? वृत्ति या व्यापार किसे कहते हैं? शब्द शक्ति को, रस को, छंद को या अलंकार हो। अलंकार, छंद, रस बिल्कुल नहीं। जो शब्द शक्ति होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे वृत्ति या व्यापार कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल दे दिया यहाँ पर। लास्ट वाला सवाल तो सबकी हालत खराब कर दिया। एक बात तो तय है कि सर नितिन सर आपसे हिंदी पढ़कर हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा। काम तो तब होगा जब बीपीएससी ट्री का बैच ज्वाइन करेंगे। क्योंकि चलो इस बार आप काम निकाल दिए, लेकिन भारत में कभी न कभी ऐसी परीक्षा तो देंगे जहां हिंदी आएगी, तब आपका क्या होगा? ठीक है, मैं कह रहा हूं आप बैच ज्वाइन कीजिए, एक बार हिंदी पढ़िए, दोबारा कभी जीवन में आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बैच पढ़ने के बाद विश्वास कीजिए, एक बैच पढ़ने के बाद दोबारा हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं। व्याकरण से चाहे जैसे सवाल पूछ दे, चाहे कितना भी कठिन पेपर आ जाए, आप टेंशन मत लेना, हमेशा दोस्तों आप लड़ने के लिए तैयार रहोगे। ठीक है, जीएस कहां से पढ़ें? तो अभी तो जीएस का मेरे पास कोई बैच नहीं, कंप्लीट बैच में हमारे पास समीक्षा अधिकारी का बैच है आरो। अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, वहां भी बहुत सारे विषय का मैंने अलग अलग डेमो रखा है। आपको पसंद आए तो ज्वाइन कीजिए, अन्यथा आप यहां से कवर कर सकते हैं यूट्यूब से। ठीक है, एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, ये पूरा डिटेल में पढ़ा दिया। एक भी ऐसा टॉपिक, एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिस पर हम लोगों ने चर्चा नहीं किया। और आप चाहते भी तो यही हैं कि सर हमें सीक्वेंस में पढ़ाया जाए, तो सीक्वेंस में एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया गया पूरे 150 लेक्चर में। बाप रे बाप, 150 लेक्चर में केवल इतिहास, हाँ 80 लेक्चर में संविधान, 100 लेक्चर में विश्व का भूगोल, भारत का नहीं विश्व का भूगोल, और इंडियन ज्योग्राफी जो भारत का भूगोल है, ये भी क्लास चल रही है, इसमें 60 लेक्चर दिया जा चुका है। 60 लेक्चर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 61वां लेक्चर आज चल रहा है। तो आप आइए देखिए, हो सकता है आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो ये भी समाप्त हो जाए, तब तक हम लोग साइंस वगैरह पढ़ना शुरू कर दें। तो अगर आप यहाँ आते हैं, जैसे आज हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में आप पढ़ रहे हैं 15वीं क्लास। 15वीं क्लास पढ़ के 15 चौका 15 तिया 45, 450 सवाल तैयार कर लिए। उसी तरह यहाँ पे 390 लेक्चर में दोस्तों हमने आपको 11,700 सवाल पढ़ा दिया। ये मैं जीएस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप जीएस पढ़ने की इच्छुक हैं तो 390 लेक्चर दोस्तों आपका इंतजार कर रहा है। आप आइए और विधिवत अपनी तैयारी कीजिए, अब इससे ज्यादा क्या ही चाहिए आपको। ठीक है, क्लास अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कीजिएगा, यही आपसे निवेदन है। बाकी मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप बताइए कमेंट करके, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।